नमस्कार, मैं सरिता तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर की जो कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। साथ साथ उन्होंने कोविड के इस दौरान काफी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई है। डॉक्टर एमएस सागर से आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने इस कोविड लहर के बीच कड़ी मेहनत की है और इलाज के लिए कड़ी यहाँ पर कोशिश की है और अब लोगों के वैक्सीनेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर एमएस सागर ने शहडोल के जमुई ग्राम पंचायत को प्रदेश में सबसे 100% यानी कि 100% वैक्सीनेशन कराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं कि कोरोना काल में खासकर दूसरी लहर के बीच उन्होंने कैसे काम किया और किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा और वैक्सीनेशन में जो उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है उसके बाद वे और क्या कुछ आगे सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हम डॉक्टर साहब का सबसे पहले स्वागत करेंगे। तो डॉक्टर एमएस सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं कोविड महामारी के बीच में। धन्यवाद सबसे पहले तो आपको। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोविड की महामारी से लड़ने के बाद, दूसरी लहर को विजय प्राप्त करने के बाद लोग सुरक्षित हैं। हम अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। और सर, कोविड का टाइम रहा, महामारी रही और सबसे ज्यादा जो फ्रंट वर्कर रहे वो आप ही लोग रहे जिन्होंने लोगों की जान बचाई है। तो वो थोड़ा सा पहले अनुभव बताइए कि जो इस दौरान का पूरा पहली लहर का दूसरी लहर का दोनों का बताइए कैसा क्या रहा। आज सेकंड लहर में जो कोविड का जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, वो पहली फर्स्ट लहर जो थी उससे भी ज्यादा तीव्र गति वाली थी और कठिन थी। हालांकि हमारे यहाँ तैयारी काफी अच्छी थी पहले से। तो हमारे दो पार्ट थे। एक पार्ट तो ट्रीटमेंट पार्ट था कि अगर पेशेंट कोविड हो जाता है तो उसको हमें ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करना है जी। उसमें दो पार्ट थे कि सबसे पहले बेड की अवेलेबिलिटी रहे और बेड के साथ साथ फिर उसको मेडिसिन और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे। तो इन दोनों चीजों को हमने पहले सुनिश्चित किया था। दूसरा पार्ट इसमें ये था कि जिनको कोविड नहीं हुआ है उनको न हो, उसके लिए हमने बड़े स्तर पर तैयारी की थी। पूरे जिले को हमने बहुत सेक्टर्स में अपनी अपनी जगह पे बांटा था। जिस तरीके से विकास खंड की स्थिति है, उस विकास खंड में भी हमने सेक्टर को बांटा और हर सेक्टर के लिए जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त किया। जैसे ही हम लोगों को अगर किसी भी तरह का प्रोटोकॉल बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर लागू नहीं होता था, कहीं पर भी ब्रेक होता था, हम उसको अपने स्तर से प्रशासनिक मदद से सभी पूरे जिला प्रशासन और सभी अन्य विभाग को लेकर के हम उस पर करते थे। और कई बार हम पूरा प्रशासन लेकर के रात को 9 बजे से लेकर 11-11 बजे तक केवल हमने मार्च भर किया। उससे काफी लोगों में जागरूकता आई थी, इसके कारण काफी हमें लाभ हुआ। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आप भी किसी ना किसी के बेटे हैं, किसी ना किसी के हस्बैंड हैं, तो काम करते हैं और कोरोना पेशेंट का वहां पर इलाज करते हैं। तो क्या कोई इस तरह का एक बाउंडेशन होती थी कि नहीं आप मत जाइए, इस तरह की कोई बातचीत या कोई डर? हाँ, ये बात सही है कि डर तो रहता है, लेकिन चूंकि घर परिवार में सभी लोग समझदार हैं, तो मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे पत्नी हैं, मेरे बच्चे हैं। निश्चित तौर पे उनको डर तो लगता था, लेकिन बात ये भी वो समझते थे कि जिम्मेदारी है, आपने चिकित्सक पेशे को चुना है और अपनी स्वेच्छा से चुना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से कि आप अपने योग्यता का, अपने अनुभव का, अपने ज्ञान खुद आगे आकर के आम जनता की रक्षा करें, उनको लाभ दें। और वही किया। इवन मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा कि मेरे बेटे को कोविड पॉजिटिव हो गया था। और कोविड पॉजिटिव जब उस दिन अपने घर पे किसी कार्यक्रम में विधिवत छुट्टी लेकर गया हुआ था, लेकिन वही जाकर के जब टेस्ट कराया उसी दिन सिम्टम्स थोड़े से लगे थे, तो वो जाकर के टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव आया तो मेरे माँ बाप वृद्ध थे, मेरी पत्नी थी, मेरे बेटा था, उन सबको छोड़ करके मेरे को चूंकि आना था। मेरे पास अपने पूरे शहर की जिम्मेदारी थी। 12-13 लाख की पॉपुलेशन का जिला है और निश्चित तौर पे मैं जिले का स्वास्थ्य विभाग का मुखिया हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है जी। तो मैं उन सबको छोड़ करके शहर से आया, तो मेरे उसमें पर को काफी साथ दिया। तो ये इस तरह की घटना यहाँ पर हुई है। और भी कोई ऐसी परेशानी हुई जब आप अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो? हाँ, अस्पताल में जब हम लोग जाते थे तो एक पीड़ा बस हर किसी की ये रहती थी कि साहब हमारे मरीज की स्थिति अच्छी हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए। चूंकि हमने बिस्तरों की व्यवस्था पहले से बहुत अच्छे से कर रखी थी, हमारे पूरे सभी विभाग और जिला प्रशासन ने
बड़ी मुस्तैदी से काम किया था। तो हमारे पास बिस्तरों की सबसे बड़ी जो एक संकट पैदा हुआ था, वो हमने बड़ी अच्छे से कर रखा था। पर हमारे पास दूसरा फेज ये था कि सब ट्रीटमेंट ठीक से हो जाए और उसके लिए ट्रीटमेंट ठीक होने के बाद हमारे मरीज की वापस जरूरत है। उसके लिए हमने बड़ा अच्छा इंतजाम ये किया था कि हर वार्ड के लिए हमने एक आदमी इंचार्ज किया था। जिस वार्ड में मरीज भर्ती रहेगा उस पर इंचार्ज का नंबर हमने फ्लैश किया था। आम पब्लिक सीधे बात कर सकती थी, मरीज का परिजन उनसे बात कर सकता था। दूसरा, हमने मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय में ये व्यवस्था करके रखी थी कि हर किसी एक वार्ड के लिए एक अलग रिसेप्शनिस्ट हमने बना के रखा था कि केवल जाकर के आपको इस वार्ड में अगर मरीज भर्ती है तो इसी मरीज से, इसी आदमी से आपको बात करनी है। तो वहाँ की वस्तुस्थिति मिल जाती थी। इससे हमारे काफी हम लोगों को राहत मिली थी। ये व्यवस्था हम इसमें कर पाए थे और बड़ा अच्छा भी हमें लगता है कि हमने ये व्यवस्था कर पाए थे। और डॉक्टर साहब, आपने कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारी चीज़ें अस्पताल में बिल्कुल सामने से देखी हैं, चाहे वो एक लोगों की परेशानी हो, वो एक दुख हो, जिनकी जो परिजन होते हैं या जिनके परिवार वाले होते हैं जो एक्सपायर कर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत करीब से देखी होंगी। तो वो थोड़ा सा कैसा होता है, एक क्योंकि अस्पताल का माहौल थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि क्योंकि वहाँ पर सारे पेशेंट वहाँ पर होते हैं, आप खुद वहाँ पर हैं, तो एक तो खुद आपको भी डर लगता होगा, और उसके बाद जब घर जाते हैं तो वहाँ, क्योंकि बीच में हमने ये भी देखा कि जब डॉक्टर्स अपने मोहल्ले में जाते हैं, कॉलोनी में जाते हैं, तो वहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान होने करते हैं कि नहीं, आप कोरोना पॉजिटिव वो हो सकते हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा घर आने के बाद? हाँ, मैं इसमें आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जब पेशेंट को या आदमी को जब कोविड पॉजिटिव नहीं होता, तब तक उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका सोचने का तरीका बहुत ही डिफरेंट रहता है। जी। जैसे उसका पॉजिटिव हो जाता है या उसके परिवार का हो जाता है तो उसका जो एटीट्यूड और बिहेवियर वो एकदम चेंज हो जाता था। जी। उसको ये लगता था किसी भी तरीके से, चाहे कुछ किसी भी कॉस्ट पे मेरे मरीज की जान बच जाए, मेरे मरीज को बिस्तर मिल जाए, मेरे मरीज का ठीक से इलाज हो जाए। तो जब भी हम कभी अस्पताल में बीच बीच में जाते थे, जिला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में, अक्सर मेरा, कलेक्टर साहब का और एसपी साहब का, हम तीनों का जाना बहुत होता था। एक एक चीज को मुस्तैदी से हम लोग काम करते थे, मॉनिटरिंग करते थे। इवन रात को 12 बजे भी, हम एक दिन नहीं, कई बार रात के 12 बजे भी हम लोगों को जाना पड़ा, गए हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो उसमें यही रहता था कि मरीज, हर किसी मरीज की ये इच्छा रहती थी कि साहब हमारा मरीज भर्ती है, उसकी हमें खबर बता दें, कैसा है साहब, उसको एक बार दिखवा दें, एक बार साहब हम बोल दें, उनका रहता था। चूंकि हमारा लिए सभी मरीज एक जैसे होते थे, तो हमने व्यवस्थाएं कर रखी थी। हमारे यहाँ चिकित्सकों ने भी बहुत अच्छा काम किया था, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। उन सबके सहयोग से हमने अपने जिले की जो स्थिति, उसको हमें बहुत अच्छे से काबू किया था। बिल्कुल। और इस बीच ये भी देखा गया कोरोना महामारी में कि अस्पतालों में प्रशासन की तरफ से जो एक सुविधाएं होनी चाहिए थी, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही थी, खबरें बहुत चली, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपको डॉक्टर हैं तो ये बखूबी बता सकेंगे कि क्या कुछ कमी हॉस्पिटल में देखी गई? ये एक्चुअली में इंडिया वाइज क्राइसिस थी, पर हमारे पास जो हमने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे थे, हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि एक ये भी मैं आपको बता दूं, शहडोल जिला जो मध्य प्रदेश के अन्य जिले के बाद में आया, जैसे कोविड लेट आया और लेट गया, माने जो फेज था वो लेट आया और लेट गया। तो हम लोगों को ये समय मिल गया कि हम दूसरे जिलों की स्थिति जब समझ रहे थे कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हमने और जिला प्रशासन ने, पूरे मेडिकल टीम ने ये डिसाइड किया कि हमें अपने संसाधन इकट्ठा करते हैं। तो हमारे पास मेडिकल कॉलेज में 10 KL का एक टैंक था, उसको हमने व्यवस्था की, कहाँ से मिल सकता है, उसके अलावा कहाँ से मिल रहा था, उसके अलावा हमारे पास और क्या सोच सकते हैं, वो हमने पहले इंतजाम किया। हायर लेवल पर बात करके हमारे कलेक्टर साहब ने वो स्थिति की। दूसरा, हम लोगों ने जो प्रशासन के स्तर पर और मेडिकल स्तर पर हम लोगों ने जो हमारे पास गैस सिलेंडर जी, उन गैस सिलेंडर को हमने एक एक सिलेंडर को पूरे जिले से इकट्ठा किया। आपको बताते मतलब आश्चर्यजनक बात होगी कि हमने पूरे जिले में जहां भी किसी के पास अगर एक सिलेंडर भी है, तो हमने पूरे हर मेडिकल, छोटे से बड़े अस्पताल की गिनती करवाई, उसको सुरक्षित करवाई। एक जगह हमने, जहां वाटरनाथ मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय, उसके अलावा हमने एक खुफिया स्टोर कह सकते हैं, एक गुप्त स्टोर कह सकते हैं, जो हमने 250 सिलेंडर का हमने उसको नाम दिया था CMHO रिजर्व स्टोर। वो किसी को नहीं पता रहता था, वो सिर्फ मेरे को और कलेक्टर साहब को पता रहता था, बाकी किसी को नहीं पता रहता था कितने सिलेंडर अभी हमारे पास। तो वो सिलेंडर हमने सब लोगों से इकट्ठे किए, जो इंडस्ट्रियल थे उनसे जब्त किए, कुछ लोगों ने उन्होंने अपने घर पर इंतजाम कर रखे थे, उनसे जब्त कर रखे थे।
और जहां जहां से इंतजाम हो सकता था, लगभग हमने 300 ऐसे सिलेंडर करके रखे थे कि जो किसी को पता ही नहीं रहता। हमारे सारे संसार खत्म होने के बाद भी 300 सिलेंडर ऐसे रहते जिससे हम कम से कम 6 घंटे अपने जिले को चलाते। जी। और आप वैक्सीनेशन में भी काफी यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, तो उसका क्या कुछ अपडेट है, कैसा चल रहा है? हाँ, निश्चित तौर पे ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ था तो अफवाहों का दौर था, और जब पूरे प्रदेश में इस वैक्सीनेशन का रिफ्यूजन हो रहा था, रिफ्यूजल एटीट्यूड था लोगों का, तब हमारे जिले में बहुत अच्छा काम हुआ था। मुझे ठीक से याद है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में, 11 से 16 अप्रैल के बीच में एक टीकाकरण उत्सव मनाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में मनाया गया था। तब हमारे शहडोल में सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में टीकाकरण हमने किया था, और हमने उसमें बड़ी प्लानिंग पहले से माइक्रो प्लानिंग की थी कि कैसे हमें करना है, कहाँ पर करना है। कुछ इसके टीकाकरण के मेडिकली प्रोटोकॉल्स हैं, उनको भी पालन करना था। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ पब्लिक सपोर्ट चाहिए होता है। तो हमने सारे सभी जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, मीडिया बंधु हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज सेवी हैं, मेडिकल लोग हैं, और जितने भी लोग हो सकते थे, उनको सबको हमने कॉन्फिडेंस में लिया और सबको विधिवत एक एक सेक्टर देकर के कि हम आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ काम करना है, और हमने उस तरीके से उसको काम किया और बहुत अच्छे से काम किया। सबसे ज्यादा टीका हमें हमारे डोनर का है। बिल्कुल। और किस तरह से आप, जैसे कोरोना महामारी में, और किस तरह से आपने काम करने की कोशिश की? आप कह रहे कि जो सामाजिक संगठन है आप उनको भी जोड़ते हैं, जो आसपास लोग हैं उनका भी सहयोग यहाँ पर लेते, तो कितना सपोर्ट भी मिल पाता है लोगों का? मैं ये भी बिल्कुल सही बात है कि एक ग्राम पंचायत जमुई है, वो हमने पूरे प्रदेश में, और संभवतः शायद मुझे यहाँ तक याद है कि देश में भी शायद उससे पहले कोई ग्राम पंचायत नहीं हुई थी, वो हमने सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन किया है। उसमें हमें जो तकलीफ आई थी वो ये थी कि लोगों के अंदर थोड़ा सा डर था। डर इस बात का था कि लोगों को, किसी को लगता था कि कोई अंता कम हो जाएगी, किसी को लगता था कि पैरालिसिस हो जाएगी, किसी को लगता है कि मेरे को कोई और बड़ी गंभीर बीमारी हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग अपने सामने लगवाए, अधिकारियों ने लगवाए, हम लोग खुद फील्ड में गए, मैं खुद फील्ड में गया, तो ऐसे कई लोग थे कि जो लगवाने से डर गए। तो हमने जनप्रतिनिधियों का, अपने मेडिकल टीम का और मीडिया बंधुओं का, सबका सहारा लेकर के हमने उसको अच्छे से काम किया। उसके बाद भी मुझे ठीक से याद है कि 6 लोग ऐसे थे जो वैक्सीन लगने तैयार थे। उसमें मैं स्वयं गया, मेरे पास मेडिकल टीम थी, एम्बुलेंस लेके गए, वैक्सीन लेके गए, एएनएम लेके गए। मैंने एक एक घर पे जाकर के एक एक व्यक्ति से बात की। जिसको कैंसर थी उसको कैंसर वाले को समझाया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस डॉक्टर से मौके पर बात कराई। एक को थायराइड थी, वो भी लगवा रहे थे, तो मैंने वहीं जा करके लोगों से बात की, उनके डॉक्टर से बात करी, उनके डॉक्टर से उनकी बात कराई, उनसे कन्वेंस कराया। तो सभी 6 लोग जितने थे वो सभी कन्वेंस हो गए। उनको एक साथ एम्बुलेंस में बिठा ले जाकर के एक साथ हमने वैक्सीन लगवाया मौके पर ही, और उसको हमने 100% टीकाकरण घोषित कर। जी, इस कोरोना महामारी में जैसा आपने देखा कि हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोगों ने जो पीपी किट यहाँ पर पहनी हुई थी, तो उस वक्त गर्मी का भी थोड़ा सा इसका अनुभव थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आप इतना सब कुछ पहनकर काम करते थे? मैं बताऊंगा, लेकिन इस शब्द में अगर कहता हूँ कि पीपी पहनकर देखने में जितना अच्छा लगता है, उतना ही पहन के बहुत भयावह होता है। क्योंकि पीपी किट पहनने के बाद उसमें आपको इतना पसीना आता है, इतनी गर्मी लगती है कि आपको है, और पूरे शरीर में आपके में पसीना आता रहता है कंटिन्यूस। और बीच में करिए, कितने घंटे तक आप ये पहन के रखते थे? मैं था, तो मैं प्रशासनिक पद पर होने के नाते बहुत ज्यादा समय तक पहनने की आवश्यकता नहीं रहती थी, परंतु फिर भी जब भी हमने इसको निरीक्षण करने जाना होता, अंदर की स्थिति समझनी होती, अपने डॉक्टर को बूस्टअप करना होता था, अपने स्टाफ को बूस्टअप करना होता था, तो हमें पीपी किट पहन करके अपने संस्थानों में जाना होता था, उस कोविड वार्ड में जाना होता था, लोगों के हालचाल भी लेने होते, पर बहुत कष्टदायक होता है ये निश्चित तौर पे। और जो बाकी डॉक्टर्स होते हैं, वो 7 से 8 घंटे पहनते होंगे। यस, ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये सच्चाई है, जो काम है पीपी किट पहनना। लेकिन अब ये डॉक्टर्स हैं और अल्टरनेट नहीं है, तो हमें पहनना ही पहनना है। दूसरा, हम अपने इससे उबारने के लिए हम लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। तो कष्ट था, घर परिवार की चिंता रहती थी, अपने खुद की चिंता रहती है, कई बार बहुत प्यास लगती है, डॉक्टर आपको पानी नहीं पी पाते हैं, लेकिन बगैर। और अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर लोगों को एक आदत सी पड़ गई कि नहीं, ये हमें करना ही है, हमारी जिम्मेदारी है।
तो लोगों ने बखूबी काम किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। चल उस वक्त तैयार था और जब ऐसे पेशेंट आए तो तैयारियां की और सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिली या कोई कमी बेशी? अगर अपन बारीकी से समझे तो उसका आप कोविड अपने को 15 दिन का समय देते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ, अगर आपको पकड़ने आ रहा है और लग रहा है कि अपने को कोविड बढ़ सकता है जी, तो 15 दिन में वो केस दूसरे के इन्फेक्ट होकर के 1 से 14 दिन का इसका वायरस का इंक्यूबेशन, तो में आपको इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। तो उस पीरियड में अपने को समझ लेना चाहिए कि अब ये इन्फेक्शन फैल तो ये केस ज्यादा निकलेंगे, तो केस को हमें कहाँ ले जाना, कहाँ भर्ती करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, ये हम लोगों को पहले से तैयारी करने का मौका मिल गया था। हमने बहुत सजगता से, बड़ी त्वरितता से हमने काम किया था। जी। और वही बात अब थर्ड जो कहते हैं डेल्टा, एक नया वेरिएंट आने वाला है, कह सकते हैं थर्ड वेव जिससे कहेंगे, तो थर्ड वेव के लिए कितनी कुछ तैयारियां और क्या जैसे खासा असर करने वाला है, तो आप भी ये मानते हैं? वैज्ञानिकों का तथ्यात्मक ये एनालिसिस है कि थर्ड वेव आ सकती है। इसमें मेरे एक्सपर्ट और बीइंग डॉक्टर के नाते मैं ये मान के चलता हूँ कि क्योंकि 18 साल से नीचे के लोग नहीं हुआ है तो वह उसका एक रीजन और भी है कि हमारे यहाँ इस तरह का एक कल्चर है कि 14 साल जो का मूवमेंट ज्यादा रहेगा वो बहुत ज्यादा ही कम रिस्की रहेगा। ये इसका एक फंडामेंट है जो डिसीज का। तो उसमें एक तथ्य ये भी है कि कुछ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। हमने अपने प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 65% जो 18+ के लोगों को वैक्सीन, तो हम ये मान के चलते तो थोड़ा सा तैयारी हमारे कर ली है। हमने ब्लॉक लेवल पर अपने नए वार्ड बना लिए हैं। बच्चों के लिए अलग से हमने 110 पलंग की स्थापना कर ली है। ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, हमारे पास है, मेडिसिन अवेलेबल है, तो पूरी है। हमने पहले से कस के रखी, तैयारी करके रखी हुई है, हमने कमर कसी हुई है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये थर्ड वेव ना आए। अगर वैक्सीनेशन हमारा और अच्छा हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम इससे संकट से ज्यादा बड़ा संकट नहीं आएगा, हम उससे बच। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि आप अपने क्षेत्र में मरीजों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी मदद कर सकें। तो जो वहाँ पे लोग हैं, क्या कुछ उनका कहना रहता है, आपके कामकाज से कितना संतुष्ट वहाँ पर रहते हैं और क्या और भी लोग आपका सहयोग करने के लिए साथ आते हैं? आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छे लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं जी। अच्छा काम का विरोध केवल खराब लोग करते हैं, तो वो सब जगह रहते हैं। जिन लोगों का अपन काम देते हैं उनको कष्ट रहता है। एक नेचुरल फिनोमिना है। यदि कोई भी परिस्थिति या कोई भी सर्कमस्टेंस आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने में कष्ट होता है। जैसे अगर रेलवे ट्रेन में जा रहे हैं, 3 लोगों की सीट भले ही है, अगर 2 लोग बैठे हैं तो वो ये प्रयास करते हैं कि आने वाली सवारी पीछे जाए, इसमें नहीं बैठे। लेकिन अगर बैठ जाते हैं तो फिर वो दोस्ती हो जाती है। तो वही स्थिति है कि जब काम करते हैं, कोई भी बदलाव करते हैं तो पहले लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब अच्छा काम होता है तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, कारवा बन जाता है। तो इसमें निश्चित तौर पर जो हमने काम किया है उसमें लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, जन सहयोग है, जन आंदोलन बन गया, जन प्रतिनिधियों का सहयोग है, मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग है। सब लोगों ने भरपूर सहयोग किया, इसलिए हम इस मुकाम पर पहुंच पाए। जी। और जब भी आप थोड़ा पीछे ले जाती हैं, जब आप हॉस्पिटल से आते थे कोरोना महामारी की जब फर्स्ट वेव चल रही थी तब क्योंकि एकदम पीक पे था, तो ऐसे में जब घर वापस आते थे तो कैसे वाइफ होंगी, तो डर होता है कि कहीं ना कहीं पूरे दिन आप पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में वहां पर रह रहे थे और जब घर आते थे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक वो डर तो होगा ही, कहीं ना कहीं इनको कोरोना पॉजिटिव तो आप नहीं हो गए, ऐसा इस तरह का कुछ हुआ? ये कैसे मैनेज करते थे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं जब ये कोविड की सेकंड लहर रही थी तो मैं 3 महीने लगभग अकेला रहा, परिवार से अलग रह करके। उसके पीछे की ये रीजन था कि परिवार से अलग रहने में परिवार थोड़ा सुरक्षित ज्यादा रहेगा। और जब हम लोग निकलते थे सुबह से तो एक बार जो भी खाना पीना होता है एक बार खा के निकलते थे, और शाम को जब भी निकलते थे 9 बजते थे, 10 भी बजते, कई बार 12:30 भी बजे हैं, 1 भी बजा है, 2 भी बजा है। तो फिर कब एक बार सब नहा के धो करके कपड़े सेपरेट करके तभी जाते थे। निश्चित तौर पे एक डेंजरस फेज है, हाँ, नो डाउट। जी। और सर हमने बीच में देखा कि जैसे थोड़े गांव टाइप के एरिया वहां पे कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, पता नहीं कि उनको डर लगता है कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो अपने माध्यम से आप उन लोगों तक भी आवाज अपनी पहुंचा सकते हैं कि वैक्सीनेशन करवाएं, थोड़ा सा उनको जागरूक कर सकते हैं, अगर कुछ शब्द कह दें। वैसे तो अभी सभी लोगों में उत्साह है, लेकिन फिर भी यदि कुछ लोगों में कोई घबराहट है, कोई शंका है, तो मेरा उनसे अपील है कि आप वैक्सीन लगवाएं अवश्य। वैक्सीन से आपको नुकसान कुछ भी नहीं होगा, फायदा अवश्य 100% फायदा होगा। और जितने लोगों को अभी वैक्सीन लगा है उसके बाद अगर किसी को इन्फेक्शन भी हुआ है
तो हालांकि ये शॉर्ट स्टडी है, पर कई स्टडी ऐसी आई हैं कि उनको डेंजरस नहीं होता है। उनको हॉस्पिटलाइजेशन की बिना वैक्सीन वाले की तुलना में केवल 10% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी है, बाकी लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ रही। इसलिए हमें वैक्सीन लगवाना है। जो लोग मजदूरी करते हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि एक दिन की अपनी मजदूरी अपने परिवार और बच्चों के नाम पर छोड़ें, जी। उसको वैक्सीन लगवाएं। उसको वो ये समझ लें कि अगर उनको 300 रुपये मजदूरी मिलती है तो 300 रुपये में वैक्सीन खरीद के लगवाए, उसको ये समझ के लगवा लें। लेकिन 300 रुपये में अगर उनका परिवार सुरक्षित है, उनके रिश्तेदार सुरक्षित हैं, उनके मित्र सुरक्षित हैं, तो ये बहुत सस्ती कीमत, बहुत कम कीमत है, बहुत सस्ता है। मैं पुनः अपील करूंगा कि ये लोग वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल। और इस बीच कुछ ऐसे भी लोग सामने आए जो इस महामारी का भी फायदा उठाते नजर आए, जैसे कि कुछ एम्बुलेंस के ड्राइवर हमने देखा कि वो ज्यादा पैसे वसूलते यहाँ पर मरीजों से नजर आए। वहीं कुछ एक दवाई या इंजेक्शन को लेकर भी थोड़ा सा रहा कि उसको भी एक अवैध तरीके से बेचा गया। तो क्या आपके जिले से इस तरह की खबरें उस वक्त आई? हाँ, निश्चित तौर पर समाज के हर संवर्ग में खराब लोग रहते हैं, तो जी। इक्का दुक्का लोग ये रहते हैं। और हमें शिकायत भी मिली, हमने कार्रवाई भी की, लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराया, बंद भी कराया, गाड़ियां भी जब्त की, और जो जो कार्रवाई कर सकते थे वो की थी हमने। हम लोगों का उद्देश्य कार्रवाई करना नहीं होता, बेसिक उद्देश्य ये रहता है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बनी रहे, और जो हमारी मंशा है, शासन की मंशा है, उस अनुरूप काम हो, ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो वो भी हमने किया था। तो इक्का दुक्का लोग रहते हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा महत्व है नहीं, पर फिर भी कोई बात नहीं। खैर, अभी अगर आपके आगे की प्लानिंग की बात करूं तो किस तरह से आप आगे का अपना जो है तैयारियां कर रहे हैं, किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे चीजों को? जैसा कि हमने बताया कि थर्ड वेव के लिए हमने ये मान के चल रहे हैं कि जो वैक्सीन इनको नहीं लगा है, उनके इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो उसमें जो बड़ा ग्रुप है वो 14 से 18 साल का है, या यूं कहें कि 18 साल से नीचे का ग्रुप है। तो उस 18 से नीचे साल के ग्रुप का, 0 से 18 साल के ग्रुप के लिए हमने 110 बेड अतिरिक्त बढ़ाए हुए हैं, जो हमारे जिला चिकित्सालय और जिले स्तर पे हैं। इसके अलावा हमने 60 बेड्स अपने जो छोटे छोटे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर भी अलग से करके रखे हुए हैं। तो यदि कोई भी अगर ऐसी स्थिति, वैसे तो लगता है निर्मित नहीं होगी और आशा करते हैं कि ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी होती है तो कोई डरने की बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त बिस्तर हैं, पर्याप्त संसाधन है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास अभी हमने 16 नई एम्बुलेंस यहाँ खरीदी हैं। ऑक्सीजन संयंत्र हमारे पास 3 लग रहे हैं, और जो मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन के जो टैंक थे वो 1 थे, 1 से बढ़ा करके हमने 3 कर दिया है। पहले 10 KL की व्यवस्था थी, आज हमारे पास 40 KL की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन की है। उसके अलावा हमारे पास 3 संयंत्र हैं, जिसमें से 2 संयंत्र जिला चिकित्सालय में लग रहे हैं। 100 LPM का एक लग रहा है, एक 570 LPM का लग रहा है। जी। चलिए, खैर डॉक्टर MS सागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला और आपका जो अनुभव था कोरोना महामारी के दौरान का पूरा आपने हमारे साथ साझा किया, और आप इसी तरह से काम करते रहिए, लोगों की मदद कर रही, और हम सबकी जो शुभकामनाएं वो आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शहडोल के CMHO डॉक्टर MS सागर, जिन्होंने अपनी पूरा जो अनुभव था वो हमारे साथ साझा किया। और फिलहाल यहाँ पर खबरों में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।